नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है एसआईआर की लड़ाई अब नियत पर आई। जी हां, एसआईआर को लेकर प्रदेश में सियासत अभी थमी नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक मानते हुए चुनाव आयोग को कार्रवाई को सही ठहराया, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष इस फैसले से शायद संतुष्ट नहीं है और यही वजह है कि कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा है कि कोर्ट भले ही पहली नज़र में एसआईआर को कानूनी वैधता दे दे, लेकिन इससे सरकार की नीयत पर उठ रहे सवाल खत्म नहीं होते। यानी एसआईआर की लड़ाई अब सरकार की नीयत पर आई है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक बता दिया हो, भले ही अदालत ने साफ कह दिया हो कि चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष है कि मानने को तैयार नहीं। अब करे भी क्या? महीनों से जिस मुद्दे को लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बताकर पेश किया गया, अगर उसी पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग जाए तो पूरा नैरेटिव ही खतरे में पड़ जाता है। यही वजह है कि अब विपक्ष एसआईआर से ज्यादा नियत पर सवाल उठाने लगा है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि कोर्ट पहली नजर में एसआईआर को कानूनी वैधता दे सकता है, लेकिन इससे मोदी सरकार की दुर्भावना खत्म नहीं हो जाती। यानी अब सवाल प्रक्रिया के साथ सरकार की मंशा पर भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन खामियों, वोट काटने और गड़बड़ी के आरोपों को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा था, उन्हीं बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को सही माना है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का शक बरकरार है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये कानून को वैधता तो मिल सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की एसआईआर को जिस तरह से लागू किया जा रहा है, उसकी प्रामाणिकता को, उसकी सत्ता को, उसकी निष्पक्षता को कैसे मापा जाएगा? उनका तो उद्देश्य ये है कि कैसे भी करके हम सत्ता में बने रहें और ऐसे वोट काटे जाएं जो उनको कभी नहीं मिलते। विपक्ष ने एसआईआर को सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया था। चुनाव आयोग पर सवाल, लोकतंत्र खतरे में होने के आरोप, वोट अधिकार छीनने की बातें, सब कुछ लगातार सुनने को मिला। लेकिन अब अदालत की टिप्पणी के बाद विपक्ष के लिए बैकफुट से बाहर निकलना आसान नहीं दिख रहा। लिहाजा अब पूरा फोकस सरकार की नीयत पर शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी अब दिग्विजय की पोस्ट और एसआईआर पर फिर उठते सवालों को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल रही है। एसआईआर और निर्वाचन प्रक्रिया पर लगातार एंटायर कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह जी प्रश्न उठाते ही रहे हैं। इनके लिए संविधान में उनकी आस्था और लोकतंत्र की कार्यप्रणाली सभी प्रश्न चिन्ह खड़े करने का सिर्फ एक माध्यम बन गया है। कांग्रेस की जो समस्या है वो मतलब चुनाव आयोग और संविधान पर आक्षेप लगाने के पर ही आधारित रह गई है। राजनीति भी बड़ी दिलचस्प चीज है। जब मामला कोर्ट में था तब कहा गया कि लोकतंत्र खतरे में है। अब कोर्ट ने प्रक्रिया को वैध बता दिया तो कहा जा रहा है कि सरकार की नीयत खराब है। यानी फैसला चाहे जो आए, शक की राजनीति खत्म नहीं होनी चाहिए। शायद यही वजह है कि विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्योंकि मुद्दा खत्म हुआ तो नैरेटिव भी खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, अदालत ने प्रक्रिया को सही माना है तो कांग्रेस नियत पर शक क्यों कर रही है? दूसरा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीजेपी को विपक्ष के खिलाफ नया हथियार मिल गया है? तीसरा सवाल, क्या विपक्ष एसआईआर मुद्दे को राजनीतिक रूप से जिंदा रखना चाहता है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस नेता स्वतंत्र सिंह और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और स्वतंत्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। अब तो कोर्ट का फैसला आ गया एसआईआर पर कि जो भी चुनाव आयोग ने प्रक्रिया अपनाई है वो संवैधानिक रूप से उसका अधिकार है, सही है। फिर अब आप कह रहे हैं कि नियत पर सवाल उठा रहे हैं, तो अब शक क्यों? जब सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा चुका है, सही तरीके से हुआ है, तो आप नियत पे आ गए। क्या नैरेटिव जिंदा रखना चाहते हैं? ब्रजेश जी, जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं।
उसके बाद अचानक से 8-9 महीने के बाद 2025 में उनको याद आता है कि हमें इलेक्टोरल रोल्स की शुद्धि करनी है। आज यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संवैधानिकता पर एक उसको कंसेंट दे दिया है, उसकी संवैधानिकता पर एक यस कह दिया है, लेकिन इसके साथ एक और सवाल खड़ा होता है, और वो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जून 2024 में जो प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव जीते थे वो एक फ्लॉड, वो एक लॉजिकली डिस्क्रिपेंट, वो एक बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल रोल पर चुनाव जीते थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज की भी पुष्टि कर दी है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में एक फ्लॉड इलेक्टोरल रोल पर चुनाव जीते थे तो इस चीज की भी अब चर्चा होनी चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी एक इलेजिटिमेट तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री हैं, एक इलेजिटिमेट वोटर लिस्ट पर चुने गए प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं वो आने वाले समय में अपने इस्तीफे की पेशकश करेंगे और देश में एक नया चुनाव कराएंगे लोकसभा का। कहां से लेकर आते हो आप ये बताइए, जो चुनाव की बात आप कर रहे हैं तब उनको सीटें कितनी मिली थी और आप कितनी सीटें मिली हैं? अरे भाई, अरे जो हट गए हैं उनकी बात कर रहे हैं ना। मैं एसआईआर भाई साहब, हम प्रक्रिया में आप सवाल तो उठा मुझे- रहे थे। आप तो मुझे तथ्यात्मक रूप से- आप तथ्य कहां से ला रहे हो? हवा हवाई बातें कर रहे हो, हवाई साहब बातें- इस्तीफा दे ब्रजेश देना भाई, चाहिए। ब्रजेश जी, अरे भाई, ब्रजेश सारी प्रक्रिया सही है। ब्रजेश जी, मुझे एसआईआर बोलने का पहली मौका बार हुई है क्या? ब्रजेश जी, मुझे बोलने का मौका दें। सिंपल सी बात है कि 2024 में जिस इलेक्टोरल रोल पर उनका चुनाव हुआ था, जिस पर वो चुनाव जीत करके आए और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, वो हमारा इलेक्टोरल रोल, वो वोटर लिस्ट शुद्ध थी, संवैधानिक थी या नहीं? इतनी सी बात पर डिस्कशन हर बार होती है भाई, आपको प्रक्रिया ही नहीं पता लगता मुझे स्वतंत्र किस जी। चीज की प्रक्रिया नहीं पता भाई, हर किस बार चीज की प्रक्रिया नहीं वोटर पता? लिस्ट का सवाल शुद्धिकरण होता है। सवाल सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होता है हर बार। सर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिकता पर सवाल कोई नहीं उठा रहा है। ये किसी ने नहीं कहा। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत सुप्रीम चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन वो कर सकता है। हाँ। लेकिन कानूनी रूप से जो चीज वैध है, क्या लोकतांत्रिक रूप से न्यायपूर्ण भी है? आंसर है नहीं। जिस प्रकार से ये पूरा का पूरा एसआईआर किया गया है, ये इंक्लूजनरी, समावेशी तरीके से नहीं, एक्सक्लूजनरी तरीके से किया गया है। यहां पर अभी तक हमारे देश में जो एसआईआर होता था या वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण होता था, उसमें चुनाव आयोग वोटरों के पास जाता था और बोलता था कि भाई हम आपको वोटर लिस्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में वोटरों को खड़ा कर दिया गया और कहा गया आप चुनाव आयोग के पास आइए, सिद्ध करिए कि आप अरे भाई साहब, यहाँ भी चुनाव आयोग ही गया है। भाषण दे जा रहे हो आप स्वतंत्र जी। आप नागरिक हैं। अरे ये कोई चुनावी मंच नहीं है, प्लीज। सिंपल सी बात है, चुनावी ये मंच नहीं है। basic- अरे सुनिए आप, चुनावी मंच नहीं है, पहली बात तो ये। जिस तरह से आप भाषण दे रहे हो, आप में तथ्यों पे बात कर ब्रजेश रहे हो। भाई, मैं भाई तथ्यों सुन पे तो बात कर लीजिए। रहा हूं, अरे बिल्कुल तथ्यों पे बात कर रहा हूं। क्या जी, तथ्यों पे बात कर रहे हो? बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं। इससे पहले ये क्या चुनाव वोटर आयोग लिस्ट का रिवीजन गया नहीं हुआ इस है? बार। इससे पहले SIR क्या में चुनाव वोटर आयोग नहीं लिस्ट गया। का रिवीजन नहीं हुआ है? इससे पहले वोटर लिस्ट का अरे शुद्धिकरण कौन नहीं सी हुआ है? दुनिया में रहते हो आप स्वतंत्र जी? एसआईआर में चुनाव आयोग नहीं गया घर घर, बाकी कर्मचारी चुनाव आयोग अधिकारी नहीं गए घर घर। 11 दस्तावेजों को बुला करके 12 3 महीने में एक दुरुस्त अल्प समय में दुरुस्त कर अल्पकालिक लीजिए। तरीके से आधा ये आधा पढ़ के एसआईआर बताइए। कराया गया। अरे अल्पकालिक आधा- तरीके से आधा- एसआईआर कराया गया, जिसमें लगातार विपक्षी पार्टियों ने चुनाव सवाल उठाया, मतलब बार आप कोर्ट बार में- चुनाव आयोग के पास गए। अरे भैया। चुनाव आयोग कन्विंस करने की बजाय विपक्षी पार्टियों को टारगेट करके उन्हें भगा दे रहा है। और उसके बाद अच्छा, एक तो बड़ी अच्छी चीज ये और सुनिए ना, प्रक्रिया पर सवाल उठाई ब्रजेश भैया आपने, प्रक्रिया पर सवाल उठाई ना। देखिए प्रक्रिया कितनी शानदार हुई। पहले होता है एसआईआर, उस पर उठते हैं सवाल, फिर होता है चुनाव और फिर आता है उसका वर्डिक्ट। भाई साहब, अगर वर्डिक्ट इतना ही कराना था तो पहले या तो चुनाव को रोक देते या फिर यह कह देते कि भाई साहब अभी जब तक ये अरे मामला यार, आपके विचाराधीन हिसाब से है होगा क्या तब सब? तक सुन तो लीजिए पहले। जी। आपने कहा कि साहब आधार कार्ड नहीं ले रहे, शामिल नहीं कर रहे। आधार कार्ड शामिल कर लिया, उसमें बार दस्तावेज आप 11 रखते। आधा अधूरा पढ़ के मत आया करो। आधा अधूरा पढ़ के नहीं है। नहीं, अरे मेरी बार बात दस्तावेज सुनिए, मेरी सुन बात लीजिए सुनिए, पहले। मेरी बात सुनिए। 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये कहा था। पहली हियरिंग में एसआईआर की, जब बिहार से पहले आया तब पहली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली थी कि इतने जल्दी क्या है एसआईआर कराने की। यह पहली बार कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो इतनी जल्दी क्या थी एसआईआर कराने की? एक बार बिहार का चुनाव हो जाने देते। कहीं राहुल गांधी जी ने या डर जो इस वोट बात का चोरी है। पर इनको या पकड़ा जो था, आपके वोट- जो जो- वोट चोरी पर इनका पकड़ा अरे था, क्या पकड़ा उसको है? छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। अरे कहां पकड़ा है? पकड़ के लाए क्या? कोर्ट में दस्तावेज ब्रजेश पेश कर भैया, देते। लीडर ऑफ अरे अपोजिशन भैया, ने- कोर्ट के लीडर फैसले ऑफ पे भरोसा अपोजिशन नहीं है ने क्या आपको? सार्वजनिक रूप से आरोप चिल्लाइए लगाया मत। वोटर लिस्ट में, फर्जी वोटर लिस्ट का चिल्लाने और से- फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव जीतने का। चिल्लाने से झूठ सच में तब्दील नहीं हो जाता। क्या आपको कोर्ट के फैसले पे भरोसा नहीं है? भाई साहब सीधा को- सीधा कोर्ट के फैसले पे भरोसा नहीं है क्या आपको?
भाई साहब या कोर्ट के जनता में फैसले भ्रम पर फैलाना चाहते? जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था एवरी जजमेंट अरे इज अ पहले क्या पब्लिक कहा था? कमोडिटी। अभी फैसले मेरी की बात बात सुनिए कर रहे हैं ब्रिजेश ना। भैया, ब्रिजेश भैया मेरी बात सुनिए। एवरी जजमेंट इज अ पब्लिक कमोडिटी वंस इट्स डिलीवर्ड। तो इस देश की जनता का इस संवैधानिक अधिकार है कि अगर किसी प्रकार का जजमेंट दिया जाता है, उसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि नजर आती है तो उसको अधिकार है उस पर सवाल पूछने का। ठीक है। हम सुप्रीम कोर्ट की मैं पूरी डिबेट आप ही से बहस करने में नहीं जाया करने वाला हूं। यदि 68 लाख हटाए थे तो कांग्रेस 8 ले आती, 5 ले आती, कोर्ट में खड़ा कर दे। अभी भी कोर्ट ने कहा है ना कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ भाषण पेल रहे हैं। जवाब ले भाई लेता साहब, हूं। ठीक है। एक सवाल नहीं, पूछा तो नहीं, जवाब देते हैं। चुनाव आयोग से बता दीजिए कि जो 65 लाख बिहार में वोटर काटे, 91 लाख बिहार में जो बंगाल में जो वोटर काटे, किन ग्राउंड्स पे काटे? एक बार ग्राउंड तो बताए वो। अरे मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सूची सार्वजनिक तो करे। स्वतंत्र जी, चुनाव में वोट फिर काट कह रहा हूं दिया, मैं चुनाव आपसे। हो गया, सार्वजनिक नहीं है वोटर आपसे लिस्ट फिर में। कह रहा हूं मैं, आधा ज्ञान लेकर आते हो आप। 65 लाख नहीं, मैं कह रहा हूं 68 लाख और 66 हजार। चलिए ठीक है भैया, ठीक है, मान सुनिए, लिया, छोड़ 68 दीजिए। जो भी अब है, आपने वो कहा कि किस आप आधार पे ग्राउंड काटे। बताएं अरे ना सुन कि तो ग्राउंड पे लीजिए, काटा गया सुन है। लीजिए। किन ग्राउंड पे काटा मैं गया है? आपकी तरह चिल्लाना नहीं चाहता, सुन लीजिए। जी, किस आधार पे काटे आपको नहीं पता क्या? नहीं, ये चुनाव आयोग बताएगा ना, मुझे चुनाव कैसे आयोग ने पता बताया होगा? ना। ये चुनाव आयोग बताएगा। अरे भाई, चुनाव आयोग नहीं सुप्रीम बताया। कोर्ट ने कल कहा है सार्वजनिक करिए ग्राउंड्स के साथ। आप जजमेंट पढ़िए ब्रजेश भैया, अरे आपने नहीं पढ़ा है। जजमेंट पढ़िए। पैरा सुप्रीम कोर्ट ने जिनका काटे थे उनके नाम पैरा सजाए। 97 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का क्या कहता है? ये हम दोनों की बहस नहीं चल रही। मैं सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। मैं आपको बता देता हूं, आपने नहीं पढ़ा तो आप देख लिए। अनुपस्थित हैं उनके काटे, डुप्लीकेट थे उनके काटे, मर गए उनके काटे। ये सुन आप लीजिए। क्या ज्ञानेश कुमार शिफ्टेड- हैं? आप ज्ञानेश कुमार हैं ब्रजेश भैया? ज्ञानेश कुमार को बता दीजिए ना कि क्यों काटे, किससे काटे। अरे ये कोर्ट में ही बताया। ज्ञानेश कुमार जी को बताने दीजिए ना। अरे भाई, ये आने कोर्ट में ही दीजिए, बताया। सार्वजनिक ज्ञानेश करें ना। कुमार यहाँ नहीं बैठे। 91 लाख वोटर सार्वजनिक ऐसा करें। नहीं है क्या? 27 लाख वोटर जो थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया इस बार वोट नहीं दे सकते, तो अगली बार वोट दे देना। ये बात बोली, ये हाँ, बात बोलिए किसने ना। बोली? तो जाके दस्तावेज पेश कर दो। भाई क्या साहब, बुराई है सुप्रीम उसमें? कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है के कि सामने दस्तावेज पेश हो चुके थे। ठीक और है। दस्तावेज जब पेश हुए उसमें मतलब आप- उसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप- इस बार वोट अरे नहीं दे आप अपनी सकते, पार्टी तो का अगली स्टैंड- बार वोट देना। आपकी अपनी पार्टी का अप्रत्याशित स्टैंड। तरीके से इस बार इतिहास अरे में भाई पहली साहब, बार ये- इतना गैर जिम्मेदार ये बयान कांग्रेस- भारत का सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। अरे इसकी हमें घोर कांग्रेस निराशा का है टैलेंट हंट कि नहीं इस है बार ये। वोट नहीं दे सकते, गलत तो बात। अगली बार देखो, वोट दे देना। कोर्ट पर ऐसे सवाल आपके नेताओं ने नहीं उठाया। भाई साहब, ये हमारे तो नहीं, सुन लीजिए पहले, 1977 सुन लीजिए पहले मेरी जी, बात। जी, जी। स्वतंत्र जी, 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 जी। ये कांग्रेस का टैलेंट हंट नहीं है कि आप भाषण बहुत अच्छा दे लो, चिल्ला लो, अपनी बात मनवा लो। यहाँ तर्कों के साथ बात होती जी, है। तर्कों के साथ एक और बात नहीं, कहता हूं। ठीक है। आपने कहा कोर्ट में नहीं, सवाल आप हो गया उठाया। आपका, क्या हो गया। भाजपा ने कभी इतना क्या- टाइम नहीं, टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है। अजय जी वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं, एसआईआर पर आज भी सवाल उठा रही है, प्रक्रिया पर सवाल उठाए। प्रक्रिया पर सवाल उठाए, नियत पर आ गए हैं कि आपकी। दिग्विजय सिंह की मान लेते हैं हम, स्वतंत्र जी को छोड़ दीजिए। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं आपकी नियत में खोट था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर उनको भरोसा है, लेकिन नियत पर अब भी सवाल उठा रहे हैं। ब्रजेश जी, मुझे लगता है हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जब यहाँ डिबेट में बैठने आए तो कल अभिषेक मनु सिंघवी जी के स्टेटमेंट को पढ़ लेते, उनके एक्स के जो पोस्ट को पढ़ लेते, तो निश्चित रूप से खुद का कांग्रेस का स्टैंड इस विषय को लेके क्या है वो उनका क्लियर हो जाता। दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है कि क्या एसआईआर पहली बार हुआ है? इन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आती है और वो इस प्रकार से एक विंडिकेटिव मैनर में इलेक्टोरल रोल को एडिशन डिलीशन का काम कर रही है। तो पहली बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। हमारे देश के संविधान ने उसको अधिकार दिए हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की जो धारा का वो उल्लेख कर रहे थे, सेक्शन 21 सब क्लॉज 3 कंप्लीटली एम्पावर्ड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो इस प्रकार के वोटर लिस्ट का रिवीजन कर सके, जो माइग्रेंट वोटर है, जिनका डेथ हो गया है या जहीं कहीं त्रुटि है, डुप्लीकेसी है, उसको ठीक करे। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की पूरी प्रक्रिया को जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणियां देने का काम कर रहा है और संवैधानिकता पे प्रश्न चिन्ह के लिए जिस प्रकार से उनके बयान आ रहे, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को करें, वो आपके साथ में जिस प्रकार की बहस में उलझे। देखिए, मतदाता सूची व्यवस्थित होनी चाहिए, ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की एक आवश्यकता है। हमने 2024 के पहले भी जितने चुनाव दिखे, हम 2014 से बात कर लीजिए, 14 से लेके 24 तक की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से स्वस्थ लोकतंत्र में और स्वस्थ मतदाता सूचियों की पक्षधर रही है। और न्यायालय ने भी कल के अपने जजमेंट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने, जस्टिस जयमोहन बागची जी ने ये बहुत स्पष्टता के साथ में कहा कि चुनाव आयोग का ये संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 324 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और ये कोई मनमानी प्रक्रिया नहीं है।
पूरी तरह पब्लिक डोमेन में। अभी इन्होंने कहा था कि जिन लोगों के नाम काटे हैं क्या उनको सूचना दी गई थी? सर्वोच्च न्यायालय ने जब बिहार का स्पेशल इंटेंसिव वो तो बीच प्रक्रिया के बीच में ही कोर्ट ने निर्देश दे दिए थे प्रकाशित जारी ना किया जाए करने के लिए, जब योगेंद्र यादव जब माननीय न्यायालय गए थे और बिहार का राजनीतिक दल आरजेडी जब न्यायालय गया था, तब सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि आप पूरा का पूरा जो रोल है वो पब्लिक डोमेन में डालिए। आपने किन डिस्क्रिपेंसी के ऊपर नाम डाले वो अभी भी पब्लिक डोमेन में। तो ये सभी लोगों के पक्ष में था कि उन्होंने जो मांग की थी उस मांग को माननीय न्यायालय ने पूरा किया था। दूसरा, बिहार के इलेक्शन के बाद में विषय चलते गया, बिहार के इलेक्शन की इलेक्टोरल रोल को रोकने का या एसआईआर की प्रोसेस को रोकने के लिए कोई इंटरिम ऑर्डर की इन्होंने मांग की थी, सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं दिया। उसी प्रकार बंगाल में भी जिस प्रकार से स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन का लेकिन अब ड्राइव तो हुआ आपको था, नया हथियार मिल गया है ना, अब आप विपक्ष को ही संविधान विरोधी बनाने पे लगे हुए। सुप्रीम कोर्ट में आके चुनाव उन्होंने अपनी बहस रखी। उसके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय का क्लियर कट स्टैंड था कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक मैंडेटरी प्रोसेस है और मैंडेटरी प्रोसेस को जो हमारे देश के एग्जिस्टिंग लॉज है उसके अनुसार होना चाहिए। अब देखिए कि जब जजमेंट आ जाता है तब आप कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक है, और किस प्रकार का सिलेक्टिव कांग्रेस का या हमारे इंडिया अलायंस का है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड पे जजमेंट आता है तब इन्हें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास होता है, जब सीएए पे कुछ सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियां कर देता है सरकार के विरोध में तब इन्हें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास होता है। लेकिन जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फेवर में, अजय जी अब आप उनको संविधान विरोधी बता रहे हैं, वो आपको बताते थे अब आप उनको बताने लगे। तो इस प्रकार से देश के सर्वोच्च न्यायालय एक सर्वोच्च न्यायालय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता है। हमारे संविधान ने व्यवस्था दी है कि जिन कानूनों के ऊपर, ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा इससे, स्वतंत्र जी से जवाब ले लूंगा इसका, ठीक है अजय जी जवाब ले लूंगा कि जब आपके पक्ष में फैसला आता है तो अच्छा है, जब आपके विरोध में आ जाता है स्वतंत्र जी तो आप संविधान पे, कोर्ट पे, सब पे सवाल उठाने लगते हो। इसका जवाब मैं लूंगा, लेकिन पहले तिवारी जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूं। तिवारी जी, कोर्ट का फैसला आ गया, अब विपक्ष कह रहा है कि नियत में खोट था, तो क्या इस नैरेटिव को राजनीतिक रूप से फिर जिंदा रखना चाहता है विपक्ष? नियत खोट कैसे हो सकता है? अगर किसी संवैधानिक संस्था ने कोई व्यवस्था की है और ये उसका अपना दायित्व है, उसको निर्वाह कराने का उसका कार्य, लेकिन अगर उस पर कोर्ट ने भी मोहर लगा है, इसमें गलत क्या है? इसमें कोई खोट नहीं है। इसमें मंशा की ये, कांग्रेस का ये है, तर्क है, कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि सबका, जब हम कोर्ट कोई हमारे फेवर में बात करती है तो वो सही हो जाता है, अगर डिसफेवर में बात की तो गलत हो जाता है। ये कैसे संभव हो सकता है भाई? एक ही फैसला दोनों जगह नहीं हो सकता ना। जो सही होगा न्यायालय वही देखती है, दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय फैसला देती है। न्यायालय ने दस्तावेज फैसला दिया है। वो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसने ये माना है कि एसआईआर करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस को ये मुखर होने की इसमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, और पहले भी इस तरह के हुए हैं फैसले, तो मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस विचार करना चाहिए कि हम अगर आए है और पुनरीक्षण मतदाता पुष्कर सूची तैयार कर रहा है तो इसमें आपत्ति किस बात की? तो और सरलीकरण है, इसमें सरकार का कोई बहुत ज्यादा इसमें है नहीं। ये तो कांग्रेस अब सवाल क्यों उठा रहा है? वो है संस्था है जिसने जो तिवारी जी, कांग्रेस एक लाइन लेके चल रही थी, लोकतंत्र खतरे में है, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई थी उसकी, या अब जो नैरेटिव बचाने की लड़ाई लड़ रहा है? ये कांग्रेस तो हमेशा जब से सबसे बाहर हुई है तो लोकतंत्र की खतरे की बात कर रही है कांग्रेस, चाहे वो संविधान का मामला हो। आप देखिए तो चुनाव में संविधान को लेकर घूमते रहे, विपक्ष घूमता रहा, और इस आप एसआईआर की बात कर रही है। तो ये तो अब जब सत्ता में रहे तो संविधान खतरे में नहीं है, सत्ता से बाहर गए तो संविधान खतरे में है। जो भी विपक्ष में बैठता है उसको यही नजर आता है कि संविधान खतरे में है। तो ये तो अब विचार करना चाहिए कि जब सत्ता में रहते हैं तब संविधान खतरे में नहीं रहता, तब संविधान की बात क्यों नहीं होती, तब तक खतरे में नहीं रहता। हाँ, तो स्वतंत्र जी जब सत्ता में रहते हैं आप, तब संविधान सुरक्षित रहता है, विपक्ष में आ जाते हैं तो संविधान खतरे में आ जाता है। और वो कह रहे हैं कि जब आपके पक्ष में फैसला आता है तो बहुत अच्छा है सुप्रीम कोर्ट, और यदि आपके विरोध में आता है तो आप संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने लगते हो। ये कैसी राजनीति? ब्रजेश भैया, 1976 में एक जजमेंट आया था आपातकाल के दौरान। मैं बीजेपी प्रवक्ता को बहुत गौर से सुन रहा था, वो ये उनको इस चीज़ से आपत्ति है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट पर वी आर क्वेश्चनिंग दैट वर्डिक्ट। उसका नाम था एडीएम जबलपुर 1976 में।
उस एडीएम जबलपुर वर्डिक्ट की हम भी निंदा करते हैं। एक पॉलिटिकल साइंस के टीचर के तौर पे 10 साल तक मैंने अपने क्लासरूम्स में उस एडीएम जबलपुर को पढ़ाया है और यह कहा है कि जुडिशरी को क्या नहीं करना चाहिए, यह आप देख लीजिए। बहरहाल आपके दर्शकों के लिए बता दूं, एडीएम जबलपुर एक ऐसा वर्डिक्ट था जिसमें यह कह दिया गया था कि अगर देश में इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 20 और 21 यानी अगर आपको गोली भी मार दी जाए तो भी वो जायज है, लेजिटिमेट है। बहुत ही बेकार वर्डिक्ट, एक असंवैधानिक वर्डिक्ट। इसका खुली मुखालफत की थी उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी ने और खुली मुखालफत की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। बिल्कुल सही किया था। इवन अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी जब तक जीवित रहे उन्होंने इस जजमेंट की नजीर दी और उन्होंने हमेशा कहा कि किस प्रकार से ये एक एट्रोसिटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन था। सही बात है। तो अगर भाजपा सवाल उठाती रही है इस प्रकार के, तो कांग्रेस को पूरा अधिकार है। मैं ये आप खुद निंदा कर रहे हो यहां से बैठकर, आप पार्टी के प्रवक्ता है ना। मैं निंदा कर रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए। यही तो कांग्रेस का लोकतंत्र है। आप मेरी बात तो समझने की कोशिश की। कौन सी हम भाजपा के प्रवक्ता हैं कि रटी रटाई भाषा जो ऊपर से आ जाएगी वही बोल रहे हैं। हमारी बात तो सुनिए। सिंपल सी बात है कि अगर हम आज एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, पहली चीज, वी आर नॉट क्वेश्चनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और द लीगैलिटी ऑफ एसआईआर। हमने उसकी संवैधानिकता पर, उसकी वैधानिकता पर बिल्कुल सवाल नहीं उठाया। हमने उसकी फेयरनेस पर सवाल उठाया। इतने अल्पकालिक तरीके से, इतने हैपहैज़ार्ड तरीके से इन्होंने एसआईआर करवाया। इसके बाद भाई साहब एक छोटा तथ्य, तो 16 राज्यों में हो रहा है ना, एक छोटा तथ्य अब आप वो कर लीजिए। उसमें एक छोटा तथ्य और सुन लीजिए। वेस्ट बंगाल में अभी चुनाव हुआ है भाई साहब। जिन 27 लाख वोटर्स को कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये 27 लाख वोटर्स इस बार नहीं अगली बार वोट दे देंगे, उन सुप्रीम कोर्ट ने जो वहां पर एक इंटरनल ट्रिब्यूनल बनाया था, उस इंटरनल ट्रिब्यूनल में सुनने में आ रहा है कि जिन जिन वोटरों का नाम कटा था 80% उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी उनकी सुनवाई होगी। दे हैव ग्राउंड्स टू बी रियल वोटर्स। तो मीडिया से बातें आ रही हैं और वेस्ट बंगाल से जो बातें आ रही हैं, तो ये 80% वोटर्स जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब सबसे बड़ी सवाल इस चीज की है कि भाई 27 लाख वोटर्स को आपने बाहर कर दिया। अब ये बात समझ में आ रही है, ट्रिब्यूनल भी उनकी लिटिगेशंस को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन चुनाव हो चुका है। अब कोई क्या कर सकता है इसमें, जरा बताइए। मेरा सवाल सिंपल सा इतना था कि किसी प्रकार का वोटर लिस्ट का रिवीजन एक इंक्लूजनरी एक्सरसाइज होनी चाहिए, एक्सक्लूजनरी नहीं। हम प्रक्रिया भाई ये उसको अधिकार है, विशेष परिस्थितियों में 22 साल बाद हो रहा है वोटर लिस्ट में। 22 साल में कुछ नहीं हुआ होगा। सुनिए बिहार में आप बताइए, गलत बात है। तो जब आप कह रहे थे तो आप वोटर लिस्ट का रिवीजन, भाई आपके इतनी बड़ी पार्टी है ना, आप वोटर लिस्ट का रिवीजन वोटर लिस्ट का रिवीजन हर साल चुनाव आयोग करता है। वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो एक पीरियोडिक और ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज चुनाव आयोग लगातार करता रहा है। ये एसआईआर वोटर लिस्ट का रिवीजन नहीं था, ये एसआईआर नए सिरे से वोटर लिस्ट को बनाने की प्रक्रिया थी। आपको ये डर सता रहा है कि आपका जो वोटर है वो बाहर ना हो जाए। तो भाई साहब ये डर होना नहीं चाहिए क्या? आप जरा मुझे बताइए। एक मिनट ब्रजेश भैया भैया एक बात है, ब्रजेश भैया क्या ये डर हमको होना नहीं चाहिए कि हमारे वोटर्स को टारगेट करके हटा दिया जाएगा? अरविंद केजरीवाल हार गए, स्टालिन हार गए, गौरव गगोई हार गए, ममता बनर्जी की कंस्टिट्यूएंसी में एसआईआर के माध्यम से 50,000 जवाब ले लीजिए, समय नहीं बचे और वो 15,000 से चुनाव हार गई। ममता बनर्जी, ठीक है जवाब ले लीजिए, समय नहीं है, प्लीज। ब्रजेश जी इनको पूछ लीजिए, केरलम में भी एसआईआर हुआ है। केरलम में तो कांग्रेस के लिए यूडीएफ जीत गया है, तो क्या आप केरलम के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? भाई साहब ये इस प्रकार से सिलेक्टिव, मैंने शुरुआत में ही कहा कि किसी भी विषय की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी सिलेक्टिव नहीं होती। आप एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला की बात कर लेते हैं। एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला को भी सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में पुट्टास्वामी के केस में ओवरटर्न कर दिया था। तो राइट टू प्राइवेसी जो था वो उसको, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, उसकी सैंक्टिटी को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट इस देश में एक संवैधानिक न्यायालय है। आर्टिकल 32 और हमारे हाईकोर्ट भी 226, 220 ये निश्चित रूप से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि जब जब संविधान की व्याख्या करने का विषय आएगा तो कोई राजनीतिक दल व्याख्या नहीं करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या कर दी है कि ये जो अधिकार है, ये अधिकार पूरी तरह से संविधान के दायरे का अधिकार है और संवैधानिक दायरे में ही ईसीआई ने काम किया है। तो आप हम इस पर टिप्पणी करने वाले कोई नहीं होते। दूसरी बात, जनता का जनादेश मानिए, जैसे हमने केरल में जनादेश मान लिया कि यूडीएफ को बहुमत मिला, वहां पे एसआईआर हुआ, हमने बहुमत को, वहां के आपके बहुमत को हमने एक्सेप्ट कर लिया। बंगाल में भी जिस प्रकार से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, बिहार में भी जिस प्रकार से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, जिन जिन लोगों के नाम कटे थे क्या वो सड़कों पे उतर रहे हैं? क्या वो आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे नाम कट गए थे और इसके बाद सरकार बदल गई? तो ये जो आपका जो भ्रम है, इंडिया अलायंस का जो भ्रम था,
वो भ्रम बंगाल की जनता ने, बिहार की जनता ने और केरलम की जनता ने भी दूर कर दिया कि नहीं, केरलम में आपको बहुमत मिल गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, बिहार में हमको मिल गया, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे, बंगाल में हमको छोटा मिल सा गया। जवाब स्वतंत्र जी, केरल में आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिहार में नहीं करते हैं क्योंकि वहां आप हार जाते हैं। भाई साहब, एक छोटा सा सिंपल सी बात है, मैंने शायद पिछले कार्यक्रम में भी ये बात कही थी कि केरलम में भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल कोई जनाधार नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। एक छोटा सा खेल से जी, एक फुटबॉल का खेल चल रहा है, सपोज करिए एक फुटबॉल का खेल चल रहा अरे है, दूसरी और सुनिए पार्टियों सुनिए का तो जनाधार है 2 भाई। मिनट बोलने का मौका दीजिए। अगर LDF का तो था। सुनिए एक 2 मिनट का समय मेरी नहीं बात बाबा, सुनिए, 30 एक फुटबॉल सेकंड का खेल चल रहा है, 30 सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल संक्षेप में। अगर फुटबॉल का खेल चल रहा है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच में, सपोज करिए एक फुटबॉल मैच चल रहा है, बीजेपी अगर दो गोल टीमों पोस्ट के बीच में ही मैच मेरी होता है बात ना, बीजेपी नहीं है मेरी तो कोई बात और है सुनिए वहां पे। ब्रजेश भैया, बोलने दीजिए। ब्रजेश भैया, अगर बीजेपी 30 मीटर का जो हमारा एक डी होता है, अगर वहां तक बीजेपी पहुंच गई तो उसको गोलकीपर का अगर चेहरा दिख गया तो समझ लीजिए गोल होगा ही होगा। लेकिन केरला में वो डी तक नहीं थे, वो मिडफील्ड से भी कहीं बाहर थे। यदि वो डी तक पहुंच गए तो किसी भी भैया, तरीके कहां से से ये थ्योरी क्रेन लेके आते हो? प्रकारेण फुटबॉल वो का गोल मैच हो या करेंगे ही क्रिकेट का करेंगे। मैच लेकिन हो, कांग्रेस दो के साथ तो टीम ऐसा होगी नहीं। ना। कांग्रेस डी बीजेपी तक अगर नहीं है तो पहुंच कोई भी और गई, है वहां पे। कांग्रेस अगर डी तक LDF पहुंच गई तो LDF जरूरी नहीं है कि गोल होगा ठीक कि है, नहीं होगा। ठीक है, कुछ कह रहे हैं अजय जी? नहीं, मैं कह रहा हूं कि केरल में बीजेपी नहीं थी, LDF थी। हाँ भाई, LDF तो तो मैं चुनाव कह हार रहा गई ना। हूं। तो जिन लोगों के आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जिन लोगों के नाम कटे, वो कहाँ हैं अभी? वो कहाँ सड़कों पे उतरे हैं? उन्होंने कहाँ आपत्ति ले ली है? बंगाल में जनता ने जनादेश एक्सेप्ट कर लिया, बिहार में जनता ने माफी जनादेश चाहता हूं अजय जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को कहीं विराम देना होगा। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एसआईआर की लड़ाई अब नियत पर आ गई है। कांग्रेस का एक नैरेटिव सुप्रीम कोर्ट ने पंचर कर दिया। तो जो नैरेटिव लंबे समय से पाले हुए थे, या उसको जिंदा रखे हुए थे, अब उसको कैसे संभालें? तो निश्चित तौर पर अब कांग्रेस कह रही है नियत में खोट था। नियत में किसकी खोट था? केंद्र सरकार की। आज एसआईआर कौन करा रहा था? चुनाव आयोग, जो कि एक संस्था है। लेकिन जब नैरेटिव की बात हो तो फिर चाहे कोर्ट का फैसला हो या कानूनी रूप से वो सही हो, ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि धारणा मायने रखती है राजनीति में। और शायद कोशिश वही कर रही है कांग्रेस कि ये धारणा बरकरार रहे। अब इसका कितना असर होगा, लोग इसे लेंगे अपने हिसाब से या कांग्रेस के हिसाब से, ये देखने की बात होगी। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।